जी अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके सामने एक बार फिर ऐमन रिजवी और इस वक्त मैं पहुंच चुकी हूं हरियाणा का खेड़ा खलीलपुर गांव में। जैसा कि आप जानते हैं, बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, इंटरनेशनल एक मीडिया में एक बहुत अजीब व करीब घटना वायरल हो रही है, जहां पर एक नहायत ही खूबसूरत गबरू मुसलमान गयूर नौजवान को बहुत बेदर्दी से और बहुत ख़तरनाक तरीके से यहां पर कत्ल कर दिया गया। मैं ऐमन रिजवी लगातार आपको हर जुल्म के खिलाफ उठाकर दिखाती हूँ कि देखिए हो क्या रहा है। मैं अपनी शुरुआत बस यहीं से करूँगी। लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा, लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा। मैं हरियाणा पहुंच चुकी हूं। ये वही इलाका है जहां पर ईद के दूसरे दिन एक बहुत ही खूबसूरत नौजवान, मुस्लिम नौजवान अगर कहूं तो ज़्यादा बेटर होगा, कि उसके साथ निहायत ही गंदे के तरीके से एक मॉब लिंचिंग करी जाती है। और मॉब लिंचिंग करने वाले वही लोग होते हैं जो समाज में गंदगी बांट रहे हैं। भारत वैसे ही परेशान है। भारत में जिस तरह एक पैंडेमिक फैल रहा है, जिस तरह कोरोना काल चल रहा है, जिस तरह लोग मर रहे हैं और जिस तरह हम कटमुल्ले, अब मुझे बड़ी खुशी होती है कि मैं अपना आप को वही गाली देती हूँ जो आप लोग हमें गालियां देते हैं, जो आरएसएस वाले हमें गालियां देते हैं। हाँ, हम कटमुल्ले, वही कटमुल्ले जो तुम्हारी अर्थियां उठा रहे हैं, वही कटमुल्ले जो तुम्हारी चिताओं को मुख अग्नि दे रहे हैं, वही कटमुल्ले जो सिलेंडर लेके भागे चले जा रहे हैं, आज वही कटमुल्ले तुम्हें आंखों में फिर ऐसी जबरदस्त तरीके से चुभने लगे हैं कि तुम इन कटमुल्लों को फिर मारना शुरू कर रहे हो। तुम्हें पता है कि भारत एक दफा फिर यूनाइटेड हो रहा है, तुम्हें पता है कि हिंदू मुसलमान फिर एक तरफ हो रहे हैं, तो तुम टाइप 2 हिंदू, जिनको मैं हिंदू नहीं मानती हूँ, तमाम वो लोग जो आरएसएस की नाजायज औलाद हैं, इन्होंने यहाँ बहुत ज़बरदस्त एक षड्यंत्र रचा। और मैं उस वक्त इनकी फैमिली के पास उस गांव में हूँ और आपको दिखाने की कोशिश करूँगी, उस दर्द को दिखाने की कोशिश करूँगी जो इनकी फैमिली के साथ हो गया। देखिए बहुत ज़्यादा भीड़, मैंने बैक कैमरा अपना खोला है। मैं कोई लगातार आपसे कहती हूँ कि मैं ऐमन रिजवी आपके लिए, आपके साथ हमेशा खड़ी रहती हूँ और हक की बात करती हूँ। मैं कोई मीडिया से नहीं, किसी पार्टी से नहीं, कहीं से भी बिलोंग नहीं करती। आज मैं और मेरी टीम, ये मेरी टीम में ये शबीना खान है और ये डॉक्टर रिहाना है, जो हम लोग यहाँ पर हरियाणा में पहुँचे हैं। बहुत सारे लोग हैं इस दर्द में शामिल हैं और मुझे मालूम है तमाम लोगों के शामिल होने से बेशक दर्द थोड़ा कम होगा, लेकिन हम उस नौजवान को वापस नहीं ला सकते, हम उन हालात को, उन सिचुएशन को वापस नहीं ला सकते। लेकिन हमारी इस समाज से, इस सिस्टम से, इस सरकार से, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से सिर्फ एक ही डिमांड है कि हमारा नौनिहाल तो चला गया, हमारा कमाऊ पूत तो चला गया, हमारी माँ का लाल तो चला गया, छोटे छोटे उसके बच्चे हैं, लेकिन हमें इंसाफ चाहिए, हमें फांसी से कम कोई भी सज़ा नहीं चाहिए। मैं फैमिली से उनकी बात करना शुरू करूँगी, कि मैं उनके फादर से बात करूँगी और उनका दर्द जानने की कोशिश करूँगी। आपको बताऊँगी कि आखिर वो क्या दर्द है और ऐसी कौन सी एक मुसीबत थी, ऐसी वो कौन सी दुश्मनी थी जो एक निहत्ते मुसलमान को, एक निहत्ते मुसलमान को 45 लोगों ने बर्बरता से कत्ल कर कर उसको बिल्कुल ऐसा कर दिया कि ना तो उसको जिंदा छोड़ा ना कुछ छोड़ा, कि ऐसा कि डेड बॉडी को कुचल दिया। मैं उनके फादर के पास आ चुकी। जी अस्सलाम वालेकुम। जी आपका नाम? जाकिर हुसैन है जी। आपका नाम जाकिर हुसैन है। तो ये क्या हुआ, आप बताना पसंद करें, क्या हुआ था, मतलब क्या, कब हुआ, कैसे हुआ, ये हादसा कैसे हुआ? ये 16 तारीख को हुआ था। अभी ये 16 तारीख को ये दवाई लेने गया था शाम के टाइम। इसका टाइफाइड था जी, को 10-12-15 दिन से बीमार था। तो ये जैसे वहाँ से दवाई लेके वापस आ रहा है तो 3-4 गाड़ियों से गाड़ी में गया था बच्चा। गाड़ी दोनों साइड को गाड़ी लगा दी, पीछे से एक गाड़ी ने टक्कर दी, गाड़ी फेड में लगी और बच्चे उसमें लहूलुहान हो गए, गाड़ी पलट गई। उसके बाद उसको शीशा तोड़ के बच्चे को खींचा, मेरा भतीजा था एक खास, उसे दवाई दिलाने जो गया था, तो इन लोगों ने उसको मारा, मेरे भतीजे को। फिर आसिफ को निकाल के वहाँ मारा और वहाँ से अपनी गाड़ी में डाल के शमशान जगह ले गए 5-6 किलोमीटर दूर। तो ऐसी क्या दुश्मनी थी कि मतलब 45 लोग एक निहत्ते बीमार लड़के को मारने के लिए, ऐसी क्या, मतलब क्या दुश्मनी थी ऐसी मतलब आपके साथ, ऐसा क्या करा था आसिफ ने? ऐसी कोई बड़ी दुश्मनी ऐसी तो नहीं थी, पता ना जी क्या चिड़न सी इनसे, पता ना क्या ठान लिया कि हम इसको, ऐसी कोई बड़ी वो नहीं था रंजिश, कोई छोटी मोटी रंजिश थी। क्योंकि गांव में तो तमाम कम्युनिटी, हिंदू हो, मुसलमान हो, सरदार हो, ईसाई हो, तमाम लोग मिलजुल कर रहते हैं। गांव में तो कुछ नहीं होता, सारे के सारे मतलब ऐसे वो कौन लोग थे, कहाँ से उनको फंडिंग हुई थी, जाहिर सी बात है। ये मैं ये तो नहीं कह सकती कि नॉर्मल इंसान थे, ये नरभक्षी लोग थे, इंसान तो नहीं हो सकते जो इंसान को इतनी बर्बरता से मारे कि कुचल के रख दें। वो बर्फ तोड़ने वाला जो सुम्बा आता है, क्या उसको बोलते हैं, उससे पूरी बॉडी को गोद दिया जाए, तो वो इंसान तो बिल्कुल भी नहीं रहे।
पता ना जी, इनके जो रहनुमा हैं, जो इससे RSS से जुड़े हुए हैं जो लोग, वो उनको उल्टी सुल्टी शिक्षा देते हैं और उन लोगों ने इनसे ऐसा करवाया है। मैं ज़्यादा बात भी नहीं करने चाहूँगी, पता नहीं कितने लोग आए होंगे, मीडिया वाले बात करके गए होंगे, और वो दर्द ऐसा है कि एक फादर के साथ वो शायद डिस्कस करना भी अच्छा नहीं होगा। मैं दूसरे लोगों से पूछना चाहूँगी, शायद बताएं कि ऐसी क्या दुश्मनी थी उस लड़के के साथ कि 45 गुंडों को आना पड़ा और 45 गुंडों ने उसको शहीद कर दिया, उसको इतनी बर्बरता से मारा। कुछ लोग कह रहे हैं गोलियां भी मारी, बर्फ तोड़ने वाला जो सुम्बा आता है उससे पूरी बॉडी को गोद दिया और गाँव से इतने ज़्यादा किलोमीटर जाकर उसको फेंक दिया। मतलब ऐसा क्या दुश्मनी करी थी कि ऐसा क्या उस लड़के ने करा था कि 45 गुंडों को हायर करना पड़ा उस लड़के को उस वक्त मारने के लिए जब मुसलमानों का पवित्र त्यौहार रमजान गया था और एक होली हमारी ईद चल रही थी, और ईद के ये तीसरे दिन जो ये कारनामा अंजाम दिया गया। बहुत मासूम 3 उसके बच्चे हैं, बीवी बेवा हो चुकी है, कौन जवाब देगा, कौन उनका वाली वारिस है, कहाँ से आएगा वो नौनिहाल वापस? कोई सवाल है किसी के पास? किसी के पास जवाब है? सरकार वापस करेगी? कौन वापस करेगा? और उन गुंडों को कौन सजा देगा? कौन वो लोग हैं जिनको भेजा गया? कहां से वो इम्प्लांट करे गए थे? कहां से फंडिंग हुई थी? क्योंकि कोई एकदम से तो ये कुछ होता नहीं है, पूरा प्री प्लान करा गया, पूरा इनको रेकी करी गई, पूरा उस लड़के का देखा गया कि वो कब कहां जाता है। और 45 लोग अगर उसको घेर रहे हैं और उसको पकड़ रहे हैं और गाड़ियां पीछे लगा रहे हैं, तो ये ऊपर तक का कहीं ना कहीं पूरा का पूरा सिस्टम इसमें शामिल है। और पुलिस वाले भी इस कटहरे में आते हैं कि वो क्या कर रहे थे जब इतनी बड़ी प्लानिंग चल रही थी, इतनी सारी गाड़ियां आ गई थी, और पुलिस ने अब तक क्या करा वो जवाब दे के हो क्या रहा है। मैं और लोगों से बात करूंगी, मेरे सामने एक और भाई हैं जी। आप? मेरा नाम मोहम्मद हनीफ है जी। मैं मोहम्मद हनीफ है। मैं लड़के का ताऊजी लगता हूँ। मेरा लड़का राशिद भी उसके साथ था। दोनों भाई ये जैसे दवाई लेकर वापस आ रहे थे शहर से, तो ये लोग घात लगाए, पता नहीं कब से बैठे थे। इन लोगों को कोई सूचना कोई दूसरा बंदा दे रहा था, अभी वो वहाँ है। जैसे ये शहर से 2.5 किलोमीटर गांव की तरफ आ रहे थे, तो इन लोगों ने, इनके पास सेंट्रो गाड़ी थी और गाड़ी के दोनों तरफ 2 गाड़ियां लगा दी, जिससे कि आसिफ कूदकर खिड़की से बाहर ना निकल सके। जब आसिफ को शक हुआ कि ये लोग जो है कुछ करना चाहते हैं, तो इन्होंने गाड़ी को थोड़ा तेज़ रफ्तार कर दिया। तेज़ रफ्तार करने के बाद एक और गाड़ी उनकी जिसमें लोग भरे हुए थे वो गाड़ी के सामने लगा दी, और पीछे वाली गाड़ी ने उनकी गाड़ी में टक्कर मारी। टक्कर लगने से पेड़ के साथ जो है जब गाड़ी पहुंची, तो पेड़ से लगी गाड़ी और फिर टक्कर से गाड़ी पलट गई। कार की टक्कर से पलटने के बाद इन लोगों ने जी पलटी हुई गाड़ी में उन लोगों को बड़ी बर्बरता के साथ मारना शुरू कर दिया। इनके पास लाठी, डंडे और हथियार थे। लाठी डंडे से, सरिया से उनको मारने लगे, तो जब गाड़ी से वो निकल नहीं रहा था, जिस तरफ आसिफ की तरफ गाड़ी गिरी थी, आसिफ ड्राइविंग कर रहा था, ड्राइवर की तरफ गाड़ी पलटने से वो उनको निकालने में बहुत मुश्किल हो रही थी। तो उन्हें जल्दी से गाड़ी को खड़ा करके उन दोनों बच्चों को निकालकर बड़ी बेरहमी से, बहुत बेदर्दी से उनका कत्ल किया। वो लड़का दूसरे वाला भाग गया उनसे जान छुड़ाकर, और आसिफ को वो गाड़ी में अपहरण करके ले गए। फिर उसको बड़ी बर्बरता से, बहुत ही बेरहमी से उसका कत्ल किया है, और जाकर गांव से करीब, जहां इन्होंने ये गाड़ी थी, उससे करीब 8 किलोमीटर दूर जाके लड़के को कत्ल करके फेंक दिया। तो ये मेरे साथ क्या नाम है, उनके रिश्तेदारों में से थे। और अभी मेरे पास एक जस्ट कमेंट आया है कि अमन रिजवी, तू रिंकू शर्मा की बात क्यों नहीं करती? हाँ, मैं बात करूंगी। रिंकू शर्मा वही है जिसको आरएसएस वालों ने खुद मारकर मुसलमान लड़कों को उठवाया था। और कोई तुझे सवाल का जवाब चाहिए तो आ मेरे पास आ। और मैं अमन रिजवी कभी मुसलमानों की बात नहीं करती हूँ। सबसे ज्यादा कटहरे में मैं अपनी कौम को खड़ा करती हूँ। मैं सबसे ज्यादा अगर सपोर्ट करती हूँ तो मैं नॉन मुस्लिम को करती हूँ। सबसे ज्यादा मैं सपोर्ट करती हूँ उन लोगों को करती हूँ जो वाकई हकदार होते हैं, जिन पे जुल्म होता है। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं मुसलमान हूँ। हाँ, ये मेरे लिए फक्र की बात है कि मैं मुसलमान हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं इंडियन हूँ। सबसे पहले मैं अपने भारत की बात करती हूँ, यहाँ की इंसानियत की बात करती हूँ, यहाँ के लोगों की बात करती हूँ। और मैं हर जगह खड़ी हुई नजर आती हूँ, चाहे वो शाहीन बाग हो, चाहे वो किसान मूवमेंट हो, या कहीं पे भी कोई भी रेप कांड होता है, कहीं भी होता है, मैं और मेरी टीम सबसे ज्यादा वहां पर पहुंचती है। तो जो लोग ये कहना कि रिंकू शर्मा के पास भी चली जा, तो उन लोगों को बता दो कि रिंकू शर्मा को मारने वाले तुम खुद लोग थे, आरएसएस वाले थे, ताकि रिंकू शर्मा को मार के तुम मुसलमानों को एक बार फिर मार सको, उनको फिर कटहरे में खड़ा कर दो। और यहाँ रिंकू
शर्मा की बात नहीं हो रही है। नहीं, अगर रिंकू शर्मा को 1% मान लो किसी ने मारा, तो क्या रिंकू शर्मा की वजह से तुम पूरे भारत में सांडों की तरह फिरते रहोगे? जहां भी तुम्हें मुसलमान नजर आता रहेगा तुम उसको मारते रहोगे, मॉब लिंचिंग करते रहोगे। इस वक्त हम दुनिया में ऑलरेडी बर्बाद चल रहे हैं, बदनाम चल रहे हैं। हम एक तरफ से एक मैसेज दे रहे हैं कि हम किसी भी तरह भारत में एकता बना पाए, हम भारत के उस गुलदस्ते को वापस लेकर आए जहां पर खाली एक कमल का नाम भारत रह गया। भारत जो है वो किसी फूल का नाम नहीं है, भारत एक गुलदस्ते का नाम है जहां पर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, दलित तमाम तरह तरह के फूल यहां पर खिलते हैं। और हम नहीं चाहते कि इन फूलों को इस तरह मसला जाए। मुसलमान भी इंसान होते हैं। आपने जो मॉब लिंचिंग की एक फाउंड कर दिया है, आपने सन 2014 के बाद जो मॉब लिंचिंग की इजाद करी है, और तमाम की तमाम मॉब लिंचिंग आप मुसलमान समाज के साथ कर रहे हैं, इनके लड़कों के साथ कर रहे हैं, यहाँ के बुजुर्गों के साथ कर रहे हैं। और फिर दादागिरी देखिए, आपको मारने का शौक है, आओ बड़े आराम से मारो, लेकिन अगर अपने बाप की औलाद हो, एक के साथ एक आओ। पूरे के पूरे जो तुम सुअरों का झुंड आते हो 45 का, और एक निहत्ते मुसलमान को, बीमार को मार करके चले जाते हो, फिर कहते हो हाँ हम हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, हाँ हम जय श्री राम वाले हैं। तुम नहीं हो ना। तो जय श्री राम की तालीमात ऐसी थी कि वो ये कहते थे किसी भी निहत्ते पे टूट पड़ो, उसको मार दो। ना हिंदू राष्ट्र ये कहता है कि आप किसी भी इंसानियत का कत्ल करें, क्योंकि अगर आप किसी एक बंदे को भी मारते हैं तो यकीन जानिए आपने पूरी दुनिया की इंसानियत को शर्मसार करा। अब एक बात बताइए, छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या कसूर था? क्या आरिफ क्रिमिनल था? क्या आरिफ किसी की जायदादें खोल के भागा था, किसी की भैंस खोल के भागा था? क्या था आरिफ जिसको 45 गुंडों से मरवाया गया? सवाल बनता है आप आसिफ जो भी है नाम, सॉरी मैं नाम में थोड़ा कंफ्यूज रहती हूँ, नाम क्या है? आसिफ नाम है बंदे का। आसिफ कोई क्रिमिनल नहीं था, एक शरीफ लड़का था, गांव के लोग जानते, कोई लड़ाई नहीं थी, किसी थाने में उसके नाम की सिंगल कंप्लेन नहीं है। उसके बाद अगर 45 गुंडों की जरूरत उसको मारने के लिए पड़े तो सोचो कि कौन सा कोई जुर्म होगा, या कौन से वो लोग होंगे जो इन मुसलमानों की घात में बैठे हैं। और सुनने में तो यहाँ पर भी ये भी आया है कि वो लोग अभी भी ये कह रहे हैं कि इस खानदान के 2 लोगों को अभी हमें और मारना है। यहाँ इस वाली बात में कितनी सदाकत है मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये वाली बात मुझे यहाँ तक पता चली थी। मेरे साथ शबीना खान भी आई है, शबीना खान को भी आपने मेरे साथ देखा होगा। जी शबीना जी, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से हमारे देश का माहौल गंदा होता जा रहा है और बच्चों को इस तरह से इतनी बेरहमी से मारा जा रहा है, इस पे सरकार चुप क्यों है? सरकार इस पे एक्शन क्यों नहीं लेती है? और सबसे बड़ी चीज ये है कि जिस बच्चे को इतनी बेरहमी से मारा गया है, जिस तरह से हमने गांव वालों से भी पूछताछ की है, तो हमें पीछे से यही पता चला है कि बच्चा बहुत सच्चे मन का था, उसमें किसी भी तरह का छल कपट नहीं था, वो गरीबों के साथ बहुत मदद करता था। क्या उसकी यही गलती थी कि वो सबके दर्द को समझ के आगे चलता था, या उसकी ये गलती थी कि वो उसने किसी पे यकीन कर लिया और वो अपने भाई को लेके हॉस्पिटल से वापस आ रहा था? 45 लोगों ने, कम से कम 4-5 गाड़ियों ने उसको इस तरह से रोका जैसे लग रहा था कि वो कोई क्रिमिनल हो। क्या उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है? जहां तक हमें पता चला है तो इन सब चीजों को नजर देखते हुए हमें बहुत अफसोस है। और उसके 3 मासूम बच्चे हैं, उसकी बीवी, उनकी क्या उम्र है, क्या जिंदगी है? इस तरह से जो ये मतलब हमारे देश का माहौल दिन पे दिन हमारे गाँव में, हमारे शहरों में, कस्बों में सिर्फ और सिर्फ मॉब लिंचिंग की ही शिकायतें जो आती जा रही हैं, इससे क्या होगा? दिलों में एक जहर का पेड़ पनपाया जा रहा है। तो इसको सबसे पहले गवर्नमेंट को रोकना होगा, अगर ये गवर्नमेंट की साजिश नहीं है तो। आप क्या मैसेज देना चाहती हैं? मतलब अगर आप क्या चाहते हैं कि इन फ्यूचर इस तरह के हादसे ना हो, तो पूरे भारत के समाज को किस तरह आगे आना चाहिए? उन लोगों के लिए आपका कोई छोटा सा देखिए, मेरा सबसे पहले मैसेज यही है कि देखिए, हम लोग एक दूसरे के साथ रहते हैं। हमारा भारत देश 2014 से पहले भी तो था। पहले ये सब इतनी ज्यादा नफरतें, इतनी ज्यादा जहर नहीं था। और आज मैं अपना, अगर मैं पर्सनल ओपिनियन बोलूं तो मेरे घर में 2 मेरी छोटी बच्चियां हैं। मैं अपनी बच्ची को, मेरे घर में जो केयर टेकर है वो पंडित है, वो रहती, मैं उस पर भरोसा करती। क्यों इतना माहौल खराब नहीं जितना जानबूझ के ये सियासती तरीके से खराब किया जा रहा है। हमारे घर में हमारा ड्राइवर है, वो भी हिंदू है, वो भी हमारे साथ 18 साल हो चुके हैं, उसको 20 साल हो चुके हैं रहते हुए। हम लोग एक प्यार मोहब्बत से रहते हैं, कोई हमारे घर में इस तरीके की चीजें नहीं है। हम जिस घर में रहते हैं, हमने वो भी नॉन मुस्लिम से लिया था, हम मिक्स कम्युनिटी में रहते हैं। और मैं तो बचपन से इस कम्युनिटी में रही हूँ, मुझे कभी इस चीज का मैंने अंदाजा नहीं दिया। जिस तरीके से हमारे मोदी जी ये कहते हैं डिजिटल इंडिया बनाएंगे, तो डिजिटल इंडिया मुझे किस तरीके से वो बनाना चाह रहे थे? क्या जो ये तरीका आज नजर आ रहा है, इस तरीके से हमें डिजिटल इंडिया दिखाना चाह रहे थे?
क्योंकि इससे पहले हमारे देश में बहुत ज्यादा चैन अमन और मोहब्बत थी आपस में। हम बस यही चाहते हैं कि हम सब एक हैं और एक बन के रहें। शबीना, जैसे जी। आप एक सोशल वर्कर भी हैं, वो जी। बात अलग है कि आप सोशल मीडिया पे चिल्लम चिल्लीना मचाती हो, जी। पब्लिसिटी ना करती हो जी। और लोगों की तरह। एक बात बताइए, जी। जिस तरह आप खाने बांट रही हैं, हॉस्पिटल में जा रही हैं और इस वक्त जब लोग मैम, अपनी आप- डेड बॉडी के साथ नहीं खड़े हुए, जी। तो ये मेरा सवाल सीधा सा है, क्या आप जब मदद 90% देखती हैं? नहीं, 90% लोग मुसलमान नॉन हैं। मुस्लिम होते हैं और जब उन्हें पता चलता है मुसलमान, एक फैमिली तो आंसुओं से रोने लगी थी कि हम लोगों को इतना ज्यादा जहर भराया जाता है। और आप बताइए, वो इतना परेशान थे क्योंकि वहां पे पानी और खाने की कोई सुविधा नहीं थी। तो जिस तरह से हमारी कौम आगे बढ़ के सबके लिए कर रही है, तो कम से कम लोगों को इतना तो सोचना चाहिए, ये जहरीले लोग कहाँ से पैदा होते हैं, इसका मतलब इनको पैदा किया जाता है। हमारी आम आवाम, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, सब एक हैं। उनमें ये जहर नहीं है, उनमें जहर जबरदस्ती डाला जा रहा है। इस जहर को, मेरा ये मैसेज आम जनता और आम समाज से कि प्लीज आप इन जैसे लोगों को बायकॉट करो, इन जैसे लोगों के उसमें ना आके और इस देश में चैन अमन का एक संदेश आपस में दें। मेरा बस यही मैसेज है। शुक्रिया शबीना। मेरे साथ मेरी ही टीम के साथ एक डॉक्टर रिहाना आई है। मैं डॉक्टर रिहाना से बात करूंगी। डॉक्टर रिहाना, कभी आपने पेशेंट का आई कार्ड देखा, आधार कार्ड देखा, आपने कभी इस तरह से जस्टिफाई करके कि नहीं भाई ये मुस्लिम कम्युनिटी से नहीं आता, इसका इलाज नहीं करना चाहिए, आपने कभी ऐसा करा? नहीं नहीं, ऐसा करने का हम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि हमारे लिए सबसे पहले इंसान है। जो भी शख्स आता है पेशेंट के शक्ल में, वो एक इंसान है मेरे लिए, और मुझे उसका जो भी बेटर से बेटर ट्रीटमेंट करना है सबसे पहले मैं वो करती हूँ। मेरा क्लिनिक नई बस्ती में, जहाँ पर 80% नॉन मुस्लिम लोग रहते हैं, और ऐसा नहीं है कि मैं मुसलमानों की सेवा कर रही हूँ, जैसे भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर आकर हमें बहुत अफसोस हुआ है कि हालात देख के एक तकलीफ इतनी ज़बरदस्त हुई है कि एक जवान बच्चा चला गया और गवर्नमेंट को एहसास भी नहीं है इस बात का, जबकि सबसे पहले एक्शन लेना चाहिए। क्यों हुआ यह हादसा? ऐसे कब तक चलता रहेगा? मेरी अपील है, जो भी गवर्नमेंट है, फिलहाल तो खट्टर जी की यहाँ गवर्नमेंट है, और वो प्लीज़ इस चीज़ को सीरियसली लें और एक्शन लें, सख्त से सख्त कदम उठाएं, उनके खिलाफ कार्रवाई करें और इंसाफ दिलाएं, क्योंकि हमने भी बहुत कुर्बानियां दी हैं इस देश को बनाने में। ये ना भूलें कि आज़ादी में, अंग्रेज़ों की लड़ाई में उन्होंने क्या किया है, ये सब जानते हैं, इतिहास गवाह है। लेकिन